जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे भाई। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 2 आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 3 और इसके आगे के प्रश्नों को समझेंगे। पार्ट 1 में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, साथ ही साथ प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के सभी सवालों को हल किया था। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम भाग 2 यानी पार्ट नंबर 2 करेंगे और पार्ट नंबर 2 में प्रश्न 3 और इससे आगे के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड की विधि का प्रयोग करके इनके एलसीएम और एचसीएफ हमको ज्ञात करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है भाई। ठीक है, चलिए तो कलर हम यहाँ पर ले लेते हैं व्हाइट। दिखेगा सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे भाई 12 के फैक्टर हम निकालेंगे। 2 से कटेगा 6 बार, फिर 2 से कटेगा 3 बार, फिर 3 से कट जाएगा 1 बार। तो देखिए 12 का जो फैक्टर हुआ वो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। सेम आप निकालिए 15 का फैक्टर। 15 का फैक्टर अगर आप 3 से करेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर इसके बाद 5 से करेंगे 1 बार जाएगा। तो भाई 15 का जो फैक्टर है वो 3 इंटू 5 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसी प्रकार से हम 21 का फैक्टर निकालेंगे भाई। 21 का फैक्टर निकालेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा 7 बार, 7 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार, है ना। तो देखिए अब 21 का फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 7। अब अगर हम बात करें एलसीएम, किस किस का एलसीएम चाहिए हमें भाई? 12 का, 15 का और 21 का इक्वल। तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो चीज कॉमन है, तीनों संख्याओं के गुणनखंड में जो कॉमन है उसको एक बार लिखना, और जो चीज कॉमन नहीं है उसको ज्यों का त्यों लिख देना। देखो भाई कॉमन क्या मिल रहा है? 3, 3 और 3, ये चीज कॉमन मिल रही है तो हम लिख देंगे सिर्फ एक बार 3 इंटू। अब यहाँ पे 2 बार 2 बचा, 2 बार 2 लिख लो। इसके बाद यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा, तो 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। सबका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका एलसीएम बच्चों निकल के आ जाएगा। क्लियर? देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 7 6 42 420 तो हो जाएगा मेरे भाई एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है जो संख्या, जो बड़ी से बड़ी संख्या तीनों में से कॉमन निकल रही हो। तो देखो तीनों में 3 कॉमन है, केवल 3 के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए 12, 15 एंड 21 का जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। बात समझे कि नहीं? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। प्रश्न बहुत आसान से हैं, पेशेंसफुली आप देखेंगे वीडियो को तो सारी चीजें आपको आराम से समझ आ जाएंगी। क्लियर है? हाँ, कमेंट करके जरूर आपको बताना है कि क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में 17, 23 और 29 इनका हमें एलसीएम निकालना और एचसीएफ। अब देखने से ही पता चल रहा है भाई कि जो सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29 तीनों ही संख्याएं अभाज्य हैं, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 17 में भी चला जाए, 23 में भी चला जाए और 29 में। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तो 1 होता है और एलसीएम उनका गुणनफल होता है। तो देखो भाई 17 के आप फैक्टर निकालोगे तो क्या फैक्टर निकलेंगे बेटा? 17 17 से ही डिवाइड होगा। इसी प्रकार 23 भी 23 से ही डिवाइड होगा एक बार, और 29 भी 29 से ही डिवाइड होगा एक बार। तो देखो भाई 17 के फैक्टर में आ गया 17 गुणा 1, 23 के फैक्टर में आएगा 23 गुणा 1 एंड 29 के फैक्टर में आ जाएगा 29 गुणा 1। अगर हम बात करें एलसीएम की, किस किस के भाई? 17 का, 23 का और 29 का, तो क्या बनेगा बेटा? देखो तीनों में कॉमन एक है, अब एक का तो कोई मतलब है नहीं, लिखो या मत लिखो, तो सीधा हम गुणा कर देंगे किस किस का बेटा? 17 गुणा 23 और गुणा 29, तीनों का गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। एलसीएम 17, 23, 29 बराबर, देखो गुणा करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। 23 गुणा 29 करेंगे पहले, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 हो जाएंगे 20, 207 हो गया भाई। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 23 दूनी 46, इसके बाद देखिएगा 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 6, 667 आ गया। इसमें अभी हमें 17 का और गुणा करना है भाई, तो 17 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो 7 का करेंगे, 7 7 49, 7 6 42, 42 और 4 हो जाएगा 46, 7 6 42, 42 4 46 हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे तो 7 6 6 रहेगा। इसके बाद देखिएगा 9 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 हो जाएगा, 4 और 6 10 और 1 11 हो जाएगा भाई। 11 339 इनका क्या आ गया बच्चे?
11,339 इनका एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई, बात समझिए। तो ये तो एलसीएम हो गया। अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो देखो भाई इन तीनों के फैक्टर में केवल 1 कॉमन है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर भी है। तो हम बात करेंगे एचसीएफ। सर किस किस का एचसीएफ हमको चाहिए? 17 का, 23 का और 29 का। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ये प्रश्न भी बड़ा आसान था, सिंपल सा था। इसका थर्ड वाला भी हम फटाफट से देख लेते हैं भाई। 8, 9 और 25। तो देखिएगा थर्ड वाले में 8, 9 और 25। तो देखें भाई 8 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 1 बार। 8 के फैक्टर हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएंगे। 9 के फैक्टर बच्चे हम निकालेंगे तो 3 बार जाएगा और 3 से कटेगा 1 बार। तो 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 हो जाएंगे। इसी के साथ आप देखिएगा 25 के फैक्टर 5 से कटेगा बेटा ये 5 बार, फिर 5 से कटेगा 1 बार। तो 25 को जो फैक्टर है 5 इंटू 5 आ गए। देखो भाई तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उन संख्याओं का एचसीएफ होता है 1। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं बेटा। देखो अब ऐसे देखो कॉमन तो इसमें कुछ है नहीं, तो जितने भी गुणनखंड हैं उन सबको लिख दो आप। 2 कितनी बार आया? 3 बार आया सर। 3 कितनी बार आया? 2 बार आया सर। 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। सबका गुणा कर दो मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 8 72 और 5 25। 25 का 72 में करोगे 800 आ जाएगा बेटा, सॉरी 1800 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 1800 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये तो एलसीएम हो गया। एचसीएफ की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो एचसीएफ में देखिए आप इन तीनों में कहीं कुछ कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं निकलता है तो वहां पे एचसीएफ 1 होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा? 1। ये आपका आंसर। अब मुझे आप लोग बताएं प्रश्न क्रमांक 3 आपको समझ में आया या नहीं? बहुत आसान सा था, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। प्रश्न क्रमांक 4 पे लगाएंगे आप बड़ा सा स्टार, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके पेपर में आपको इससे मुलाकात हो जाए। ठीक है, देखो 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया गया है, एलसीएम 306 और 657 पूछा है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है, क्या दिया है भाई? हमारे पास है एचसीएफ। किसका एचसीएफ है सर? 306 का और 657 का एचसीएफ कितना है सर? 9 है। आपसे पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात करो। किसका ज्ञात करें भाई? 306 का और 657 का कितना होगा? एक फॉर्मूला बच्चे हमने पढ़ा हुआ है, ए गुणा बी का जो मान होता है वो बराबर होता है मेरे भाई एचसीएफ गुणा एलसीएम। जहां पे ए और बी कोई सी दो संख्या हो सकती हैं, यानी किन्हीं भी दो संख्याओं का जो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो भाई संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो है 306 और एक संख्या है 357। एचसीएफ 9 है, एलसीएम हमारे पास दिया नहीं गया भाई। इस 9 से ये 306 कट जाएगा कितनी बार? देखो 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 34 बार कट जाएगा। तो 34 में और गुणा में आ गया कितना? 657 और यहाँ क्या बचा? एलसीएम। 34 का गुणा कर देंगे बेटा 657 में, तो कर दो फटाफट से। 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 24 और 2 हो जाएगा भाई 26। देखिए 30 7 21, 3 5 15 और 2 हो जाएगा 17, 3 6 18 और 1 हो जाएगा 19, सॉरी 3 6 18 का 18। अब यहाँ पे देखिएगा 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 6 7 13 हो जाएगा एंड 12 8 2 10 और 11 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 1 और 1 2, 1 और 1 2, 21 338, 22 338 आना चाहिए भाई। 8 2 10 है ना, 22 338 आना चाहिए। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई? चलिए देखना भाई, 3 का गुणा हमने किया बेटा 30 7 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 2 26, ठीक है। 30 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 6 18, 18 और 1 19 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12, 22 338 आएगा बेटा। हाँ जी, तो एलसीएम हमसे पूछा गया था जो कि कितना आ गया? 22 338। ये आपका आंसर है और उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। प्रश्न क्रमांक 4 बड़ा आसान सा था। इसी के साथ एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 5 नंबर पे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या?
देखिए कोई भी संख्या अगर अंक 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएंगे, चाहे वो इनकी पावर कुछ भी हो, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3। यानी कोई संख्या जो 0 पर समाप्त हो रही है, जैसे कि 10। अब 10 के आप गुणनखंड निकालो भाई, 2 और 5 जरूर आएगा। देखो तो 10 के गुणनखंड में कितना आ गया, 2। अगर आप 30 की बात करें तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा, इसके अलावा कुछ भी आए या ना आए, लेकिन 2 और 5 उसके गुणनखंड में जरूर आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 15 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार। तो 30 के गुणनखंड में भी 2 आ गया, 3 आ गया, 5, है ना। तो कोई संख्या 0 पर अगर समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड में 5 और 2 जरूर आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाओ वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो रही। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब बोल रहा है आपके पास एक संख्या है 6 की पावर n। तो भाई 6 की पावर n है, ठीक है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और 2 गुणा 3 की पावर कितनी हो गई, n। अब 6 के जो गुणनखंड हैं उनमें केवल 2 और 3 आ रहा है। अगर इसमें 2 और 5 होता तो ये अंक 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा ये नहीं होगी। तो हम लिखेंगे चूंकि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 अवश्य होता है या जरूर होता है, जरूर होता है। अब हम लिखेंगे संख्या 6 की पावर n में, लेकिन 6 की पावर n में n के गुणनखंड में 2 इंटू 5 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन आपके अल्ले पल्ले पड़ा या नहीं, एक बार बताएंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, बट कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर बताइए कि हाँ सर समझ गए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ वास्तव में आपने क्वेश्चन देखा हुआ है और आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जरूर दीजिएगा। व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। देखिए भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है मैं आपको बता दूं। एक संख्या होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। देखिए कोई भी भाज्य संख्या है तो उसमें किसी अन्य संख्या का भाग चला जाएगा और उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। माने उसके 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा 6, 6 क्या है, भाज्य संख्या है। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, दो अलग अलग गुणनखंड है। मैंने कहा 4, 4 भाज्य है क्योंकि इसको हम 2 गुणा 2 में लिख सकते हैं। अभाज्य क्या होती है भाई, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 11, जैसे 13। भाई 3 का कोई गुणनखंड नहीं है, इसको आप केवल 3 गुणा 1 लिख सकते हो। 5 को केवल 5 गुणा 1, 7 को 7 गुणा 1, 11 को 11 गुणा 1, 13 को 13 गुणा 1, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो इनमें देखो कोई गुणनखंड है नहीं, एक को गुणनखंड नहीं माना जाता क्योंकि एक का गुणा संख्या में करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक के अलावा कोई गुणनखंड आएगा तो वो भाज्य मानी जाएगी, अन्यथा वो अभाज्य होगी। तो हमसे पूछ रहा है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य है क्या, या 6 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य है या नहीं। अगर इन दोनों संख्याओं में 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहे हैं एक के अलावा तो भाज्य होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो चलिए देखते हैं भाई फर्स्ट वाला सवाल जो कि आपके सामने है। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का 13 सॉल्व कर दो भाई इसको। देखिए 11 7 77 हो जाएंगे बेटा। गुणा में क्या लिखा हुआ है 13 और प्लस में कितना लिखा है 13। दोनों में से 13 कॉमन लिया तो कोष्टक में क्या बचेगा बेटा 77 बचेगा और प्लस में यहाँ 1 बचेगा। ये 13 हो गया, कोष्टक में बचा 78। इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणा 78। अब इसके तो दो गुणनखंड आ गए, एक 13 और एक 78, अतः यह भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13
अभाज्य संख्या नहीं है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना बेटा। दूसरा सवाल भी सेम है, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 4 3 2 1 प्लस 5। अगर हम देखें तो भाई 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 तो कॉमन ले लो सर। यहाँ 6 बचेगा, 7 बचेगा, 4 बचेगा, 3 2 1 और यहाँ प्लस में 1। तो कितना आया भाई, एक तो 5 बाहर आ गया। 6 7 42, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 का 42 में कर दो, है ना भाई। 24 का गुणा 42 में कर देंगे। साक्षिंग 42, 4 दिया 12 दूनी 24। तो देखो भाई 24 गुणा 42 हम कर दें, 24 दूनी हो जाएगा 48, 24 चौके हो जाएंगे 96, 8 आ जाएगा, 4 6 12 आ जाएगा और 1028 इसका आंसर आ रहा है। कितना आ गया भाई, 1028 प्लस में 1। तो बच कितना रहा भाई, 5 गुणा 1029। यहाँ पर भी 2 गुणनखंड आ रहे हैं, एक से ज्यादा आ रहे हैं, मतलब यह संख्या भाज्य है बच्चों। बात समझे कि नहीं? हाँ जी, क्लियर। तो ये भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड है। एक लास्ट सवाल हमारे पास बचा हुआ है इस प्रश्नावली का, जो कि अपने आप में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वही मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ये वृत्ताकार एक बगीचा है या कोई मार्ग है, जिसपे 2 बच्चे, एक सोनिया और एक रवि, दौड़ लगाना प्रारंभ करते हैं एक ही समय पर और एक ही स्थान से। मान लीजिए यहाँ पर अभी रवि खड़ा है और 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर खड़ा है भाई रवि और यहीं पे है सोनिया। सोनिया और रवि एक ही साथ एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। बोला इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगते हैं बेटा, 18, और रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। यानी रवि 12 मिनट में यहां से दौड़ना प्रारंभ करेगा, वापस यहीं आ जाएगा, और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा पाएगी। यानी रवि की स्पीड ज्यादा हो रही है भाई, क्योंकि वो 12 मिनट में एक चक्कर घूम रहा है, जबकि सोनिया 18 मिनट में। तो भाई देखो 12 मिनट में रवि ने एक चक्कर पूरा कर लिया और 18 मिनट में सोनिया पूरा चक्कर नहीं कर पाएगी, मतलब पूरा चक्कर कर पाएगी। तो रवि को 6 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए। देखो 12 में तो वो यहाँ आ गया और फिर 18 में क्या होगा, आधा और घूम जाएगा यहाँ। यानी रवि की जो स्पीड है सोनिया की स्पीड की अपेक्षा 1.5 गुनी ज्यादा है, ठीक है। तो कैसे, कितने समय बाद, अगर वो एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखना बेटा, यहाँ 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट में सोनिया के हो रहे हैं 2 चक्कर, और 12 तिया 36, 36 मिनट में रवि के हो रहे हैं 3 चक्कर। यानी 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, क्योंकि तीसरे चक्कर में सोनिया, रवि भी यही होगा और दूसरे चक्कर में सोनिया भी यही होगी, ठीक है। तो हम एलसीएम निकालेंगे बेटा। डायरेक्ट कैसे करेंगे एलसीएम, किस किस का भाई, 12 का एलसीएम निकालना है और 18 का, ठीक है बेटा। तो 12 के फैक्टर निकालने, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार, ठीक है मेरे भाई। 18 के भी फैक्टर निकालेंगे, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। अब देखो भाई एलसीएम कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 1 बार 2 लिख लो। इसके बाद 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 1 बार लिख लो 3। अब कितना बचा बेटा, यहाँ 2 बचा और यहाँ कितना बचा, 3 बचा। तो 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 6 दी 18, 18 दूनी 36। तो एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई, एलसीएम हो जाएगा 36। यानी 36 मिनट बाद वो दोनों बच्चे उसी स्थान पर दोबारा से मिल जाएंगे बच्चे। बात समझे कि नहीं भाई। ये आपकी प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सारी प्रश्नावली के सभी प्रश्न सफलतापूर्वक समझ चुके होंगे। बहुत तसल्ली से मैंने समझाया हुआ है। एक बार कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन समझ आया या नहीं, जरूर अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से दें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, जिसमें 1.2 उसका बेसिक और उसके क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।